नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। जिले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की हुई बैठक, 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी, यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी हुई चर्चा। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, जमानत याचिका खारिज करने पर सीएम हरीश रावत का बयान, कहा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, राहुल गांधी पीछे नहीं हटने वाले। आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी, राष्ट्रीय संगठन में मिल सकता है स्थान, कुछ दिनों में हो सकती है घोषणा। मध्य प्रदेश में पेशाब कांड पर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन, नगर कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार का किया पुतला दहन, कहा हम घटना की करते हैं निंदा। उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला जारी, जलभराव के चलते लोगों को हो रही परेशानी, पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में बादल फटा, मौसमी बीमारियों को लेकर किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर ये फैसला किया गया। वहीं बैठक में उत्तराखंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है। साथ ही नगर और ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति मिल गई है। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा के बाद मुहर लगी है। बता दें कि जुलाई महीने की ये पहली मंत्रिमंडल की बैठक है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई। एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर। विभाग को होगी 60 करोड़ की आय। विद्यालय शिक्षा विभाग मृतक संवर्ग में 2364 पदों पर आउटसोर्स से भरे जाएंगे। बीपीएल परिवार को मिलने वाले 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना रहेगी जारी। वैकल्पिक ऊर्जा विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा। वित्त विभाग स्मॉल सेविंग्स स्कीम के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा। बता दें, सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसी के तहत पदोन्नति होगी। साथ ही वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा अधिकर्मी अपीलीय पीठ का गठन हो गया है। आड़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का विषय, ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि को एमडीडीए को दी गई। उत्तराखंड क्लिनिकल स्टेब्लिश एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। बता दें, 50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि योजना में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि को मिली कैबिनेट की मंजूरी। गंगा के किनारे प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में होगी ये योजना लाभान्वित। आवास विभाग आढ़त बाजार के प्रभावितों के लिए बनी गई नीति कैबिनेट में हुई ये बैठक में पारित हो गया है। पर्यटन विभाग के पटेल नगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा पीपीपी मोड में। बता दें, परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे को मंजूरी। ग्राम पंचायत अधिकारियों के उधम नगर में बनाए गए पद, विभाग में कैश मैनेजमेंट सेल बनाया गया है। 11 पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम है अफोर्डेबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने वाली अब नई नियमावली, अब ये खरीद सकेंगे जमीन। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को भी मंजूरी मिली है। अब मानक तय हो गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल। वित्त विभाग में यूजर चार्जेस को संस्थागत किया गया। हर वर्ष 5% बढ़ेगा यूजर चार्जेस। बता दें, कृषि विभाग और उद्यान विभाग में कोऑर्डिनेट करने के लिए डीसी का पद हुआ स्वीकृत। सरकारी विभाग पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को मिली हरी झंडी। इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट की विस्तृत जानकारी दी गई।
पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 25 से 30 हजार करोड़ का धरातल पर उतारने की कोशिश। कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मद्देनजर किया गया संशोधन। बता दें, आईटीडीए में उन 50 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी। दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर समिट में मेगा इवेंट, प्रधानमंत्री मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। काशीपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो। चंडीगढ़, दिल्ली में भी रोड शो किए जाएंगे। बता दें, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है सरकार को। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो नए मंत्रियों और पुराने मंत्रियों को हटाने पर हाईकमान के द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों पर फाइनल मुहर दिल्ली दरबार में ही लगेगी। साथ ही संभावना इस बात की भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दायित्वधारियों को लिस्ट जारी हो सकती है, जो कि लंबे समय से हाईकमान के पास मुहर के लिए रुकी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड सरकार अपने कुछ दायित्वों का बंटवारा कर सकती है। देखिए, अभी जितने मंत्री हैं उसमें से आधे से ज़्यादा कांग्रेस के हैं, क्योंकि जो बीजेपी से बने हुए मंत्री हैं वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रधानों को, बीटीसी मेंबर, जिला पंचायतों को किसी को शामिल करके फिर उनको विधायक बना के उनके मंत्री बनाए, क्योंकि उनके पास योग्य लोगों की कमी है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने योग्य लोग नहीं बनाए, इन्होंने भक्त बनाए, अंधभक्त। और अंधभक्त जो है सरकार चलाने में ठीक नहीं रहते, इसीलिए कांग्रेस से आयात करके ही ये लोग मंत्रिमंडल को चलाने की कोशिश करते। हमारे जो 3-4 के उनकी परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है, बाकी जो बीजेपी के कैडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जीरो है, तो उनको हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के लोग जो और भी इनके यहाँ वेटिंग में हैं, मतलब जो अभी मंत्री नहीं बने, उनको बनाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को संगठन और सरकार दोनों में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी कर रही है। पार्टी के जानकारों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला की माने तो जब भी संगठन में नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है, पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का अहम रोल अदा करता है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले समय चुनाव का ऐसा है कि ऐसे में नेताओं की उपयोगिता देते हुए संगठन में कुछ दायित्वों में फेरबदल हो सकता है, जिसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है और उसे जो भी दायित्व मिलेगा, चाहे वो सरकार में हो या फिर संगठन में, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी वर्किंग करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को पार्टी के संगठन में रहकर के काम करना है, तो उनको पार्टी का काम दिया जाता है। पार्टी को लगता है कि ये सरकार में बेहतर काम कर सकते हैं, सरकार में बेहतर ढंग से और अच्छा काम कर सकते हैं, तो सरकार में उनको दायित्व दिया जाता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपयोगिता पार्टी को जहाँ जहाँ लगती है, निश्चित रूप से वहाँ वहाँ पर उसको काम करने के लिए कहा जाता है। अभी भी, आगे भी जिन जिन लोगों को, जिन जिन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो जो पदभार दिए जाएंगे, चाहे सरकार है, चाहे संगठन हो, चाहे अन्य कामों पे हो, जिन भी कामों पे पार्टी लगाई, निश्चित रूप से समय आने पर उन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे और कार्यकर्ता अपना। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं बहस के बीच अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी संगठन की तरफ से सफाई दी है और कहा कि अगर जनता ने यूसीसी के मुद्दे पर
भाजपा की सरकार को चुना है तो ये स्पष्ट है कि सरकार विधिक राय और परीक्षण करने के बाद राज्य में यूसीसी कानून लागू करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव से पहले जो वायदा किया गया था उस वायदे पर जनता ने भी मुहर लगाई है और राज्य में भाजपा की सरकार चुनी है तो अब इस विषय पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि यूसीसी कानून नहीं आएगा, बल्कि जैसे ही कमेटी का ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा सरकार उस पर अपना परीक्षण करवाएगी और जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा। हमने चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार प्रदेश के अंदर बनती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। ये हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था। अब इसमें कोई किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए कि उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट बहुमत 47 विधायकों का जनादेश जब भारतीय जनता पार्टी को दिया तो इसका मतलब यह है कि भाई उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के नागरिक पुष्कर सिंह धामी जी के उस घोषणा पत्र को, उस वाक्य को मानते हैं और उसी के आधार पर हमको जनमत यहाँ पर मिला है, यहाँ पर हमारी सरकार बनी है। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। दरअसल रावत ने एक बार फिर राहुल गांधी के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अब भी वो वही काम करेंगे जो न्याय के जो दरवाजे बचे हैं उन दरवाजों पर जाने का काम किया जाएगा। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड लाइव, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सभी को एक साथ संबोधित करते हुए और इस जो आज ये जो हमारा बहुप्रतीक्षित ये सभागार जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये स्थान बैठे हुए हैं, मैं काफी समय से लगातार बीना जी से और हमारे सेमवाल जी से लगातार कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इसका लोकार्पण करवाइए और अभी बीना जी कह रही थी कि ये आपका इंतजार कर रहा था, तो मैं इसकी बहुत बधाई देता हूं। और इस केंद्र के आज उद्घाटन हो जाने से निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियां हैं और अनेकों हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं, एक से एक प्रतिभाएं हैं और उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि एक तरफ से जिनको मैंने सम्मानित किया है, आज वो देश दुनिया में विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने संकल्प से लगातार हमारे उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि अब आने वाले समय में ये केंद्र हमारा इन सभी को प्रोत्साहित करने का और नई प्रतिभाओं को भी एक स्थान यहाँ से मिलेगा। और आज पूरे विश्व के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उन सभी को अपना रहा है। आप देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही गौरव के क्षण थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी वाशिंगटन में योग दिवस पर योग कर रहे थे और योग पूरी दुनिया में प्रसारित हो गया। योग आज जन जन का योग बन गया, घर घर का योग बन गया। हर कोई हमारी संस्कृति को अपना रहा है। और हमने देखा कोरोना महामारी के समय में जब सारी दवाएं फेल हो गई, कोई दवा काम नहीं आ रही थी, अनेक जो विधाएं होती हैं विधाएं भी काम नहीं आ रही थी, ऐसे समय में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा
हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन में इसलिए कह रहा हूं, सनातन वो होता है जो नया भी नहीं होता है, सनातन वो होता है जो पुरातन भी नहीं होता है, यानी कि पुराना भी नहीं होता है। न तो पुराना है न नया है, जो पहले भी था अब भी है और हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। वो संस्कृति, वो जीवन पद्धति, वो जीवन दिनचर्या जो हमारे जीवन के साथ चलती है, उसको संपूर्ण विश्व अपना रहा है। देखिए, जब हम सब लोग एकदम से थोड़ा निराश हो गए थे, काढ़ा पी रहे थे, हम लोग जो है योग कर रहे थे, घर में ध्यान कर रहे थे और उसी से सब लोगों ने एक निरोगी जीवन पाया। और उसके कारण से योग जैसी एक ऐसी बीमारी जिसके कारण से पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, दुनिया का सारा अर्थतंत्र गड़बड़ा गया, बड़े बड़े देश आज संकट में पड़ गए। ऐसे समय में भी यही देश है, यही भूमि है, यही हमारा परिवेश है जो आज पूरी दुनिया के अंदर पहले से ज्यादा सशक्त होकर उभर रहा है। हर दृष्टि से हम देखें, आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो भारत आज जहां दुनिया के दोस्त पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। 11वें नंबर से हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ हमको एक परिवेश है जो हमारी दिनचर्या के साथ आगे बढ़ता है। हमें निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमको एक विरासत हमारे को दी है, हमको एक लेगेसी दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी को करना है। और हम अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से कहीं भी रहें दुनिया में, देश में, अगर जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ठीक आपकी स्थिति वैसी होगी जिस पेड़ की जड़ें भी मजबूत होती हैं, जिसके पत्ते भी हरे भरे होते हैं और उसमें फल भी लग रहे होते हैं। अन्यथा जो लोग अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से, अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिया हुआ, जो हमको विरासत में जो संस्कार है, उसको अगर भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम दिखते तो बाहर से हरे भरे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जड़ें सूख जाती हैं। और जब किसी की जड़ें सूख जाती हैं तो तय मानिए कि वो पेड़ भी ज्यादा दिनों तक हरा भरा नहीं रहता है और उसमें फल लगने भी बंद हो जाते हैं, फूल लगने भी बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते भी उसके मुरझाने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो फूल विहीन, फल विहीन और हरियाली से विहीन होकर सूखने लगता है। तो उस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जिनको आज मुझे सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है, वो सभी लोग अपने अपने घरों को भी लौटें, अपने पूर्वजों की उस धरती को भी याद करें जिस धरती ने उनको यहाँ तक पहुंचने का कहीं न कहीं कोई सूत्र दिया है, कहीं न कहीं जीवन जीने का और जीवन में आने का जिनके कारण से हमको अवसर मिला है, उन सब का स्मरण करते हुए मैं चाहूंगा कि आप देश दुनिया में नाम कर लिया है तो यहाँ भी आइए, यहाँ भी हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। और मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे शालिनी जी को और राजेश जी को आज देखकर। मैं कभी बहुत सालों पहले आप लोगों से मिला करता था, आज यहाँ आपने इसको कोऑर्डिनेट किया है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और रवीना जी को, शेमोल जी को बहुत बधाई देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। के साथ धन्यवाद करेंगे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मोमेंटो भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बीना मैम, शेमोल सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, किस तरह से देख रहे हैं और उत्तराखंड के लिहाज से कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सर? देखिए, एक तो ये जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, इसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है, लोकार्पण हो गया है और निश्चित रूप से इसमें अनेकों जो कलाकार यहाँ पर आने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए कलाकार भी आने वाले हैं और देश दुनिया में जिन्होंने नाम किया है, वो सभी कलाकार 3 दिनों तक लगातार अपनी
प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे यहाँ के लोक कलाकार भी उसमें भाग लेने वाले हैं और ये केंद्र उद्घाटन होकर और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, उन सभी को एक बड़ा स्थान यहाँ पर प्राप्त होगा और बड़े स्थान के साथ साथ एक अवसर भी सभी को मिलेगा कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। कला के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।